हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज़ इंश्योरेंस नीडेड। मतलब कि हमें इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत ही क्या है। अगर हम इंश्योरेंस लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है इंश्योरेंस से। तो मतलब कि एक तरह से ज़रूरत ही क्या है, बेसिक नीड ही क्या है इंश्योरेंस की। आपको सभी को पता है कि जैसे मैंने आपको बता रखा है, शुरुआत में ही बता दिया था कि इंश्योरेंस से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ भी चुके हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिमूव या एलिमिनेट या टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? इंश्योरेंस लेके ही। अब इंश्योरेंस से हमें क्या मिलता है? फॉर एग्जांपल मैंने 15 करोड़ रुपए का एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और मुझे ये टेंशन हो रही है कि मेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। ये तो सभी को ही होती है। अगर अब उसके बाद मुझे ये टेंशन होने लग जाए कि भाई कि मेरा सामान चोरी ना हो जाए, जल ना जाए, तो उस केस में मैं बिज़नेस कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि बिज़नेस होता है फ्री माइंड से, क्रिएटिव आइडियाज़ से। अगर मैं हर टाइम डरता रहूँगा तो बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। तो उस चीज़ के लिए एक सेफ्टी एलिमेंट, सिक्योरिटी एलिमेंट मिल जाता है मुझे इंश्योरेंस से। अब इम्पोर्टेंस क्या है? पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस जो है एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे कि लाइफ के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम दो तरह के इंश्योरेंस के बारे में बात कर चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। दोनों के केस में जो ओनरशिप या जो भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर इंश्योरेंस होता है, उसके बदले में हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर कोई मर जाता है पर्सन, या नहीं भी मरता तो एक सर्टेन एज अचीव कर लेता तो उसे पैसा मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में लाइफ की जो होती है सिक्योरिटी हो जाती है। और जनरल इंश्योरेंस के केस में अगर कोई प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है तो उसे पैसा मिल जाता है, तो उसकी सिक्योरिटी उसे मिल जाती है कि लॉस होने के केस में वो एक तरह से लॉस सिचुएशन में नहीं है, एक तरह से विन लॉस सिचुएशन में है कि अगर लॉस भी हो रहा है तो उसका एक तरह से लॉस नहीं भी हो रहा है, क्योंकि उसका लॉस जो है कवर्ड है पहले से ही। फिर सेकेंड पॉइंट है इसका इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। ये हमने शायद कल पढ़ा था। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये एलिमेंट होता है इन्वेस्टमेंट का, और जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये एलिमेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों बताया गया है ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर हमारी लाइफ ना भी जाए, अगर मान लो कि मैंने एक पॉलिसी ली है कि 70 ईयर्स से पहले अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे नॉमिनी को या मेरे सक्सेसर को इतना पैसा मिल जाएगा, जो भी पॉलिसी का अमाउंट होगा। अगर मैं नहीं भी मरता हूँ तो भी पैसा मिल जाएगा। तो उस केस में क्या मतलब हुआ कि जितना भी मैंने प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे, वो सारा इकट्ठा होता जा रहा है कंपनी के पास में, और एक सर्टेन एज के बाद में, टाइम पीरियड के बाद में, जिससे हम बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड, उसके अचीव होते ही वो सारा पैसा मुझे वापस भी मिल जाएगा। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कैसी है कि मुझे सारा पैसा इकट्ठा मिल रहा है और उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिल रहा है, कुछ ना कुछ अर्निंग भी मेरी हो रही है उससे। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। जो एक रिस्क होता है किसी एक पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का, वो पूरे एक बड़े से ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि 10 लोगों ने, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 10 लोगों ने प्रीमियम पे किया कंपनी को, लॉस सिर्फ 1 या 2 को हुआ, तो 2 का लॉस एक तरह से 10 लोगों में बट रहा है। थ्रू इंश्योरेंस रिस्क ऑफ 1 पर्सन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मैनी पीपल। पॉलिसी होल्डर जो होता है वो प्रीमियम पे करता है, और जो अमाउंट होता है पॉलिसीज़ का वो मतलब कि एक तरह से जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लार्ज फंड बन जाता है, और उसी लार्ज फंड से जिस पॉलिसी होल्डर का लॉस होता है उससे कंपनसेट कर दिया जाता है। तो एक तरह से रिस्क जो एक पर्सन का है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोन फैसिलिटी। अब कुछ बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, वो एक तरह से पॉलिसी होल्डर्स को लोन्स भी दे सकती हैं इन्हीं पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में। क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि लोन में क्या चीज़, एक एलिमेंट होता है सिक्योरिटी का, कि अगर जो लोन मैंने किसी से 5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया तो मैं उसे वापस कैसे पे करूँगा, उसको भी एक सिक्योरिटी एलिमेंट उसके पास एक होना चाहिए कि भाई अगर ये मर गया तो मेरे पैसे कौन देगा। तो उस केस में वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो एक तरह से मॉर्टगेज रख दी जाती है कि भाई अगर ये मर भी गया तो इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो पैसा आएगा वो मुझे मिल जाएगा। एक तरह से उसमें भी मेरा लॉस नहीं है, अगर नहीं मरा तो ये मुझे वापस दे ही देगा। तो लोन भी दे सकते हैं सिक्योर पॉलिसी के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है इनकरेजमेंट टू सेविंग्स। इनकरेजमेंट टू सेविंग्स में क्या होता है कि जैसे कि हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट एलिमेंट होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में एक पॉलिसी होल्डर को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे प्रीमियम पे करना होता है। अब प्रीमियम पे करने के, अगर प्रीमियम पे ना किया जाए तो जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है
वो टर्मिनेट हो सकती है, कभी भी कैंसिल हो सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कैंसिल हो जाने के। तो इस वजह से हर पॉलिसी होल्डर को पैसा बचा के रखना पड़ता है जिससे कि वो प्रीमियम पे कर सके। अगर मान लो कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है तो मैं इतनी सेविंग्स भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा कोई एम ही नहीं होगा, किस एम से मैं सेविंग करूँगा, क्यों करूँगा। बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो ना सही। ऐसा ये होता है ना। अगर हमें कहीं पता हो कि भाई हमें किसी को पेमेंट करनी है तो ही हम सेव करते हैं, मतलब कि हायर इंटेंसिटी के साथ में। नेक्स्ट है फिर हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, जो हमसे इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव करके जो हम पेमेंट करते हैं अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसको एक तरह से इकट्ठा करके बिजनेस सेक्टर को प्रोवाइड कर देती है लोन्स वगैरह में, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देती है उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और वो एक तरह से बिजनेस करते हैं जिससे कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो भी ग्रो करती है और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा पैसा एक तरह से चैनलाइज हो रहा है बेटर वे में प्रोडक्टिव एरियाज़ में। जैसे हमने मतलब प्रीमियम पे कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी वो सारा पैसा इकट्ठा करके किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को या ऑर्गेनाइजेशन को दे रही है जिसको काम की ज़रूरत है, और उसे भी इंटरेस्ट दे रही है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि उन्हें पैसा मिल रहा है और प्रोडक्टिव एरियाज़ में हमारा पैसा यूटिलाइज हो पा रहा है, तो बेटर वे में चैनलाइज हो पा रहा है। नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट। अब इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस बिजनेस बढ़ेगा, कोई भी बिजनेस बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस एजेंट्स बन जाते हैं, मार्केटिंग एजेंट्स बन जाते हैं, और उन लोगों के लिए इंश्योरेंस जो है एक तरह से ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर कैसे है कि उन्हें इस काम से ही काफ़ी अर्निंग या रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। तो एक तरह से ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है ये उनके लिए ब्रेड एंड बटर है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनको काम मिल रहा है, उनका एक तरह से फैमिली रन हो पा रही है, वो खाली नहीं हो रहा है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है रिबेट इन इनकम टैक्स। जैसे कि जब हम नॉर्मली रेगुलरली इनकम टैक्स पे करते हैं, अपना इंडिविजुअल का पर्सनल इनकम टैक्स जो पे करते हैं, उस पर काफ़ी सारी हमें डिडक्शंस मिलती है, काफ़ी सारी हमें छूट मिलती है, जिससे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट, जैसे कि एक दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है इनकम टैक्स, एक होता है कॉरपोरेट टैक्स। दो चीज़ें होती हैं, इसमें दोनों का भी कंफ्यूज मत हो जाना। इनकम टैक्स का मतलब होता है जो हम अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं, कॉरपोरेट का मतलब होता है जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करती हैं। और इनकम टैक्स में 4 या 5 टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं, जिसमें कि अगर आपकी इनकम इतने से इतने लेवल तक है तो आपका जो इनकम टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा, और अगर आपकी 5 लाख से कम है तो आपका कोई इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं। और कॉर्पोरेट टैक्स में क्या रूल होता है कि अगर आपकी इनकम चाहे 2 रुपये हो चाहे 200 करोड़ रुपये हो, आपका टैक्स 30% लगेगा ही लगेगा। और कॉर्पोरेट टैक्स में इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, उसमें प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, और इनकम टैक्स में हमारी इनकम पे टैक्स लगता है। तो जब ये सिर्फ जो डिडक्शंस है ये नॉर्मली पर्सन्स को ही मिलती है, इंडिविजुअल्स को ही मिलती है, क्योंकि हम मान लो कि मेरे लाइफ का इंश्योरेंस है और मैंने जो प्रीमियम पे किया हुआ है उस अमाउंट की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी इंश्योरेंस टैक्स इनकम टैक्स में से, कि वो अमाउंट मुझे टैक्स में से कम पे करना पड़ेगा। इसकी डिडक्शन का नाम भी यही है, ATC डिडक्शन होती है इसकी। वैसे आपको ये एमकॉम में पढ़ाया जाएगा, जब टॉपिक तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे ये डिडक्शंस क्या मतलब होता है, टैक्सेशन क्या होता है। वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़े का टॉपिक है, और काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, तो आपको एमकॉम 3rd ईयर में आएगा ये। फिर हम आगे करते हैं इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। अब 2 ऐसे इंश्योरेंस हैं जो अदर रिस्क कवर करते हैं। एक तरह से जैसे मैंने बताया कि मरीन इंश्योरेंस है, थेफ्ट इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। उसमें तो हमारा सिर्फ हमें पता है कि किसी चीज़ का रिस्क होता है। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का रिस्क होता है, फायर में जलने का रिस्क होता है, थेफ्ट में चोरी का, और मरीन में डूबने का। अब कुछ इंश्योरेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ और अलग तरीके के रिस्क होते हैं, जिसमें पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हर पर्सन की जो हेल्थ है वो एक तरह से बोला भी जाता है ऐसा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो उसी केस में इंश्योरेंस कंपनी कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकती कि उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार होता है किसी बीमारी की वजह से, किसी भी डिसीज़ की वजह से, तो उस केस में जो उसका खर्चा आता है हॉस्पिटल में, कंसल्टेशन का डॉक्टर से, या मेडिसिन चार्जेस जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, टेस्ट चार्जेस जो आते हैं, वो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करती है या इंश्योर को पे करती है, अगर उसने हेल्थ पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी होती है। तो ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है। आज के टाइम में तो देखा जाता है क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है या जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट प्रायोरिटी अगर आप इसके देंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप एक बार ही प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं
तो कम से कम आपका लाखों में खर्चा आ ही जाता है। तो उसके लिए बेटर रहेगा कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें तो बेटर रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी एश्योर कर देती है इंश्योर्ड पर्सन को कि प्रीमियम पे मतलब प्रीमियम के बदले में वो उसे पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगी जो भी उसका खर्चा आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट का। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जैसे कोरोना वायरस चल भी रहा है, तो कोरोना वायरस के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने मेडिकल पॉलिसी नहीं ले रखी थी, उसका काफ़ी खर्चा हो चुका होगा। शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो खर्चा ना कर पाने की वजह से भी शायद मर चुके होंगे। तो बेटर होता है कि फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत पॉपुलर भी है आज के टाइम और ज़रूरी भी है। ये पॉलिसी ली जा सकती है अप टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है। और जो प्रीमियम होता है इसका सम एश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रीमियम लिया जाएगा। नेक्स्ट है फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी का इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ एम्प्लॉयर्स अपने किसी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक तरह से कुछ किसी एम्प्लॉयर को लगता है कि जो मेरा एम्प्लॉई है वो भरोसे लायक नहीं है, या कुछ उसका इनकैपेबल है, या मैनेजरल स्किल नहीं है, ये तो वैसे रीज़न कम ही होते हैं, मतलब कि भरोसे लायक नहीं है। तो उस बेसिस पे ये इंश्योरेंस कराया जा सकता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है, कोई फ्रॉड कर जाता है, डिसऑनेस्टी कर जाता है, एम्बेजलमेंट कर जाता है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि पैसे के साथ धोखाधड़ी की कर सकता है कोई, या स्कैम आपने सुना होगा कि क्या होता है कि भाई ये बहुत सारा पैसा जो है ऑर्गेनाइजेशन का गलत तरीके से अपने नाम कर लिया और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता है उस केस में। तो एक तरह से ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बन जाती है इस केस में कि भाई जो हमारा जो एम्प्लॉई है वो धोखाधड़ी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। एक तरह से बेसिकली इसका मतलब है ब्रीच ऑफ फेथ बाय द एम्प्लॉयज़ फॉर द एम्प्लॉयर। तो उस केस में भी फिडेलिटी इंश्योरेंस होता है। फिडेलिटी में क्या होता है कि इंश्योरेंस तब लिया जाता है जब एम्प्लॉयज़ है, अगर वो एक तरह से कैश का इंचार्ज बन जाते हैं, जैसे कि मतलब कोई अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई कैशियर भी हो सकता है, तो उस केस में उसका इंश्योरेंस करा लिया जाता है जिससे कि भी कंपनी का लॉस ना हो जाए। अगर कोई एम्प्लॉई है जो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाता है, एम्बेजलमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो सारा का सारा जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को पे कर देगी। तो इंश्योर्ड का कोई इतना लॉस नहीं होता है। फिर से बस 2 ही फीचर है जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी रहेगा। पहला जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है टेंजिबल होता है। टेंजिबल का यहाँ पे मतलब होता है कि हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में हमारी जो लाइफ है वो टेंजिबल है। जैसे हम इंसान है सारे, या जानवर भी हो सकते हैं, वो सारे टेंजिबल हैं, हमें दिख रहे हैं। और अगर जैसे जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें हम, तो फायर इंश्योरेंस किस चीज़ का होता है, प्रोडक्ट्स का होता है, क्योंकि आग उसी में लग सकती है जो हमें दिख सकता है, क्योंकि सर्विसेज में कभी आग नहीं लग सकती है, सर्विसेज का इंश्योरेंस होता भी नहीं है, प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस होता है, तो वो टेंजिबल होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फिडेलिटी इंश्योरेंस में जो भरोसा होता है वो एक एलिमेंट है, वो जो इंटेंजिबल हो सकता है, बाकी सब कुछ टेंजिबल होता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि बट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिडेलिटी इंश्योरेंस इज इंटेंजिबल। दिस इंश्योरेंस इज गोट in respect of the fidelity of the employees and fidelity cannot be seen or touched। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा आज का सर्विस कंडीशंस। अगर हमने किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उसके बाद में हम किसी की सर्विस कंडीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक पर्सन की एम्बेजलमेंट के लिए एक तरह से पॉलिसी ले रखी है कि वो फ्रॉड ना कर ले, तो उसकी वो सर्विस कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं उसकी सैलरी कम चेंज नहीं कर सकता, उसका टाइम पीरियड जो है ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता अपनी मर्जी से, बल्कि बिना इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी से पूछे, उनकी कंसल्टेशन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क, जिसमें हमने पढ़ा हेल्थ इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस और फीचर्स ऑफ द फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी का मतलब आपको यही पता है कि क्या होता है कि जो किसी को अगर अपने ऊपर से भरोसा नहीं है कि वो कुछ धोखाधड़ी ना कर दे उसके साथ में, तो उस केस में ये इंश्योरेंस कराया जाता है। थैंक यू।